नमस्कार, झारखंड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश श्रीवास्तव और आज बात होगी झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर। आपको याद होगा कि झारखंड में राजनीति एक बार फिर से उफान पर आने वाली है। क्या है वो मामला, हम आपको विस्तार से बताएंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, झारखंड से जुड़े हुए हैं हमारे साथ सहयोगी उमेश कुमार झा, जो बताएंगे कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है झारखंड की राजनीति में। उमेश, आपसे सीधा सवाल ये है कि झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है झारखंड सरकार। क्या है वो मामला, जैसा विस्तार से समझाइए कि विशेष सत्र बुलाने की नौबत क्यों आ गई। देखिए, ये झारखंड का ये विशेष सत्र विधानसभा सत्र बुलाने का नौबत इसलिए आ गया क्योंकि इसके पहले एक 3 ऐसे विधेयक हैं जिसको सरकार जो है झारखंड सरकार दोबारा पारित कराना चाहती है। दरअसल ये 3 विधेयक 2022 में सितंबर के समय जो शीतकालीन सत्र था तभी ये हुआ था, पास किया गया था, लेकिन उन्हें राज्यपाल ने उसे लौटा दिया था बिना कुछ मतलब नोटिंग किए, नोटिस दिए कि राज्यपाल ने उस विधेयक को लौटा दिया था। और ये जो विधेयक था वो था एक एंटी मॉब लिंचिंग, दूसरा है डोमिसाइल पॉलिसी और आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने का। ये जो विधेयक था, 3 मुद्दे थे जिसको सत्ताधारी गठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र से जुड़ा हुआ गया था, जिसे डोमिसाइल पॉलिसी और आरक्षण संबंधित विधेयक से विधानसभा में 1 दिवसीय विशेष सत्र में पारित कराने के लिए इसको फिर से बुलाया गया। तो ये बताइए उमेश जी कि सरकार जैसे विशेष सत्र बुला करके, क्योंकि नियम तो ये करता है कि जब राज्यपाल कोई विधेयक लौटाता है तो उसको नोटिंग होती है, फिर उस नोटिंग में उसमें दिए गए जो सुझाव होते हैं उसको फिर सरकार देखती है और राज्य सरकार के पास वो विकल्प होता है कि वो उसी तरह से दोबारा भी भेजेगी राज्यपाल के पास, और राज्यपाल 2 या 3 बार लौटा सकते हैं, उसके बाद उनको मानना पड़ेगा। ये ऐसा एक प्रावधान है, एक परंपरा चली आ रही है। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री, झारखंड सरकार और राज्यपाल के बीच कई मुद्दों पर लगातार विवाद बढ़ते जा रहा है, और राज्यपाल जो है, जो झारखंड की राजनीति में 1932 का खतियान काफी मायने रखता है, उससे काफी मतलब ये एक तरह से एक ऐसा मुद्दा बना हुआ था कि उस पर हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना राजनीतिक रोटी सेक रही थी। हाँ। तो अब झारखंड में हेमंत सोरेन के पास, क्योंकि हेमंत सोरेन को लगातार ईडी समन कर रही है, केंद्र सरकार के निशाने पर है, उनका आरोप है कि केंद्र के इशारे पर सब काम हो रहा है, और केंद्र के इशारे पर ही राज्यपाल शायद विधेयक को पास नहीं कर रहे हैं जो झारखंड से जुड़ा हुआ है। क्या करेंगे अगर मान लिया फिर दोबारा भेजते हैं, तो कब तक है ये संभावना इस विशेष सत्र की? देखिए, इस विशेष सत्र की संभावना में, जैसे कि पहले भी जो हेमंत सरकार का जो है, सरकार का ये 3 विधेयक जो है, एक जो है पॉलिसी डोमिसाइल पॉलिसी, आरक्षण नीति वाला, और ये आरक्षण बढ़ाने वाला, इसे सरकार अपना मास्टर स्ट्रोक मान रही है। इसे सरकार का मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है क्योंकि झारखंड जो है एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो चाहती है कि इसे पास कराया जाए, क्योंकि इसके पहले से सरकार आपने बताया कि सरकार को जब विधेयक दिया गया था तो राज्यपाल बिना कोई संदेश दिए इसे लौटा दिया था। तो इस मुद्दे को लेकर फिर जो है रविवार को राज्य सरकार की ओर से एक समन्वय समिति बनाई गई है और सदस्यों ने मिलकर एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें राज्यपाल से आग्रह किया गया है कि वे विधेयकों को नोटिंग के साथ लौटाएं, जो विधेयक उनको लौटाया गया वो नोटिंग के साथ लौटाएं। और ज्ञापन में पूर्व के राज्यपाल जो सैयद सिप्ते रजी और द्रौपदी मुर्मू द्वारा लौटाए गए जो विधेयक हैं उनकी नोटिंग का उदाहरण भी उन्होंने दिया कि उसको एक संदेश के साथ लौटाए, ताकि उस ज्ञापन को दोबारा हम उसको लाएंगे। और इसके लिए हेमंत सरकार ने जिसके बीच पिछले में अभी एक पहल शुरू की थी, यानी कि एक कॉल आता था, मैं कॉल के द्वारा हर एक छात्र पहल के और राज्य के सभी छात्रों को कॉल आता, जिसमें कि ये कॉल करके उनसे पूछा जाता था कि खातियानी में कि ये आप जो स्थानीय नीति है, मतलब उसे कहा जाता है, संदेश प्रकट दिया था कि जोहार साथियों, स्थानीय नीति पर हम हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दें, या जब तक 1932 के खातियान पर आधारित नियोजन नीति और पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण नीति के विषय को 9वीं अनुसूची संरक्षण में नहीं मिल जाता, तब के लिए 2016 से पहले की नियोजन नीति को बहाल करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया।
मेरा पूरा प्रयास है राज्य के आदिवासी मूल निवासी के हितों की रक्षा की जाए, ये पूरा संदेश एक प्रॉपर मैसेज करके रिकॉर्डेड कॉल आता है। साथ ही रोजगार नौकरी को पर्याप्त अवसर भी समय उपलब्ध हो, और उसके बाद उनसे सवाल पूछा जाता है कि युवा साथियों, मैं भी आप में से एक हूं, ऐसी परिस्थिति में आपकी राय जानना चाहता हूं कि पूर्व का नियोजन नीति के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ कर देनी चाहिए, हाँ या नहीं में उत्तर दें। तो इस पहल से, इस रिकॉर्डेड संदेश कॉल की वजह से कई सारे रिस्पॉन्स हेमंत सरकार को मतलब मिले हुए हैं। उस आधार पे उन्होंने इसको फिर से हवा देने की कोशिश की, यानी फिर से चाहते कि इस नीति को सामने लाएं और इसको पास कराएं। तो उमेश ये बताइए कि जैसे 1932 का जो खतियान नीति है, जिसका लेकर काफी बवाल मचा था, और मुझे याद है कि एक बार हेमंत सोरेन जी ने विधानसभा में ही बोला था कि 1932 का खतियान हम लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसलिए नहीं लागू करेंगे क्योंकि ये हाई कोर्ट से उसको खारिज कर दिया जाएगा, ये पास नहीं होगा। लेकिन जब इसी 1932 का खतियान लेकर के एक लड़का है जिसको टाइगर कहते हैं लोग, और उसने काफी उसके उस पर अभियान चलाया और सरकार दबाव में आई। साथ में एक दूसरा पहलू ये भी था कि उस वक्त लगातार जो है केंद्र के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा जो इन पर जो केस, इनके जो सहयोगी हैं ईडी की छापेमारी से परेशान हुए, तो हेमंत सोरेन ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला और उन्होंने अपने पूर्व बयानों को छोड़ दिया, भूल गए, और फिर 1932 का खतियान लागू कर दिया है। मैंने उसमें प्रस्ताव पारित किया, लेकिन चूंकि इस कानून को लागू होने में जब राज्यपाल से स्वीकृति मिलेगी, फिर वो कानून बनेगा। हो सकता है कि जब अगर मान ली राज्यपाल उसको परमिशन देते भी हैं तो कोई कोर्ट चला जाएगा, तो वहां पर वो भी मामला खत्म हो जाएगा। क्योंकि 1932 का खतियान के हिसाब से देखा जाए तो राज्य के कई हिस्से जो है उसमें 32 का खतियान है ही नहीं। जी। आपको याद होगा कि जो गीता कोड़ा है, जो मधु कोड़ा की जो वाइफ है, उन्होंने कहा था कि कोल्हान इलाके में तो खतियान है ही नहीं 1932 का। तो ये तो बड़ा विवादित मामला है ना। तो सरकार, राज्य सरकार, जो हेमंत सरकार है, बार बार ये 1932 के खतियान को दोबारा पेश करने का मकसद क्या है, राजनीति क्या है? इसके पीछे राजनीति को हम 7 तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि झारखंड जो है एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इसमें अधिकतर जो है आदिवासी क्षेत्र पे है। तो सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक ये है कि हम उसको इस आधार पे नीति पे, यानी कि हम जैसे आरक्षित स्थान को ज्यादा हम समय देंगे, 1932 खतियान के आधारित पर वो नीति लाएं, जिसपे जनता के प्रति ये मन में बैठा रहे कि हमारी सरकार, हेमंत सरकार जो है वो हमारे लिए हमेशा बात कर रही है। यानी कि जनता को भुलवा दिया जा रहा है, यानी कि वो भी शायद ध्यान में नहीं रख रही है कि हेमंत सरकार ही पहले जैसे कि बताई थी कि ये सुप्रीम कोर्ट पे, कोर्ट लेवल पे ये चलेगी, ज्यादातर टिकेगी नहीं, इसे रद्द कर दिया जाए। लेकिन उस बात को खुद वो भूल गए हैं, जनता को भी भुलवाना चाहते हैं, और वो बताना चाहते हैं कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं, आपका ये अधिकार है, आपको पूरा का अधिकार मिलना चाहिए यहाँ के रोजगार पर, इसलिए हम ये नीति लाना चाहते हैं। कितनों भी पीछे सरकार रद्द कर दे, राज्यपाल हटा दे, हम इस नीति को ला के रहेंगे। हम अभी पीछे हटे हैं तो फिर आगे हम इस मुद्दे को, उमेश, इस मुद्दे को जैसे कल जो है, एक दिन पहले जो समन्वय समिति है राज्यपाल के पास ज्ञापन देती है, उधर डुमरी में उपचुनाव है, तो क्या मतलब कि इसके पहले, ठीक चुनाव के पहले इस मुद्दे को हवा देना, क्या ये डुमरी में चुनाव था, वहां पर टक्कर जोरदार तरीके से हो रही है, हेमंत सोरेन की जो कैंडिडेट है, क्या वो भी एक पहलू माना जाए कि चूंकि डुमरी में उपचुनाव हो रहा था इसलिए इस मुद्दे को फिर से उखाड़ा गया? हाँ, इसमें आप जरूर उस पहलू को मान सकते हैं, क्योंकि इस पहलू को अधिकतर ये देखा गया है कि जब भी कोई चाहे उपचुनाव हो, अब पहले भी, इसके पहले भी झारखंड में जो उपचुनाव हुआ तो उस समय भी ये मामला उठाया गया था। जब भी झारखंड में उपचुनाव हो या चुनाव का मामला हो तो ये हेमंत सरकार ये मुद्दा सामने लेके आके रखती है, क्योंकि ये बात वो भी अच्छी तरीके से जानती है कि अधिकतर झारखंड में जो हमारे वोट बैंक है, यानी वोट जो मेरा आएगा इस आदिवासी या और भी जो ST SC के हैं, उस सब कैटेगरी के लोग के ज्यादा हैं, और उनकी संख्या को हम ज्यादा से ज्यादा अपनी ओर खींच के लाएं। तो अब हर समय आप देखिएगा, जैसे ये उपचुनाव का माहौल तो पहले भी जब हुआ था रामगढ़ के समय, तब ये मुद्दा आया था, कुछ समय जब रद्द हुआ, हट गया, फिर वो मामला धीरे धीरे शांत हो गया। हेमंत सरकार ने सिंपल कहा कि हम सिर्फ पीछे नहीं हटे, खाली शेर की जैसे पीछे कदम आए, बाद में फिर आएंगे। इस मामला इतना बोल के वो फिर इस मुद्दे पर चर्चा नहीं की। अब फिर जब सामने डुमरी का उपचुनाव है, फिर इस मुद्दा को लाया गया है ताकि आप फिर उसके सामने, जनता के सामने आप दिखा सकें कि हम आपके लिए अब भी लड़ रहे हैं।
ठीक है, लेकिन ये बताइए, लगातार ईडी की ओर से सम्मन भी जा रहा है हेमंत सोरेन को, और खनन मामले में लगातार केंद्र की जितनी भी एजेंसियां हैं, झारखंड में लगातार एक तरह से वहां पर एक गढ़ बना लिया है कि कैसे भी हेमंत सोरेन की सरकार को, और उनके कई सहयोगी गिरफ्तार भी हुए हैं ये माइंस वाले अवैध घोटाले में। तो क्या ये सब तमाम ऐसे कारण है जिसको लेकर के सरकार चाहती है कि उससे ध्यान हटे और केंद्र पर भी ये दबाव बढ़े कि हम चूंकि स्थानीय नीति का अनुपालन कर रहे हैं, स्थानीय नीति ला रहे हैं यहाँ के लोगों के लिए, और सरकार, केंद्र की सरकार हमें तंग कर रही है, ये भी एक पहलू हो सकता है उमेश जी? हाँ, ये पहलू हो सकता है, जैसे कि ये ईडी का जो है समन लगातार बार बार आ रहा है, समन भेजा जा रहा है, लेकिन हेमंत सोरेन जी हैं जो पहुंच नहीं रहे हैं इन पे, हर बार इस मुद्दा पे आ रहा है। तो सरकार इस समय अब एक तरीके से कह सकते हैं कि बौखलाई हुई है, या एक तरह से ये कह सकते हैं कि मुद्दा भटकाने के लिए लगी हुई है। जब भी मुद्दा इस पे ईडी समन का आता है, आप इनके सामने से एक अलग पुराना, एक हमेशा इनका एक हथियार तरफ का, यानी कि से जो विधेयक है इनका 1932 खाद्यान्न, और इसके अलावा जो है मॉब लिंचिंग वगैरह, ये सब खास करके 1932 खाद्यान्न को ये अपना एक हथियार बना लिए हैं कि सामने से कोई भी अस्त्र आए, हम उसको इस हथियार से लेकर सामने इसका सामना करेंगे। और अभी तक वो जैसा कि ऑब्जर्व कर पा रही है कि इस अस्त्र से, यानी कि एक खाद्यान्न मुक्ति से हमेशा उस टॉपिक को अलग करके इन्हें बचाया गया है, क्योंकि इस मुद्दा पे हेमंत सरकार हमेशा खड़ा दिखती है कि हम देंगे स्थानीय लोगों को, और स्थानीय लोगों को इस बात का दिलासा मिलता है कि ये हमारे लिए हक में है। कहना तो ये भी सही है कि स्थानीय का हक होना चाहिए, लेकिन स्थानीय हक की नीति जो इस आधार पर 1932 के आधार पर ला रहे हैं, तो वो हक पारित इसलिए नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो उस बात को भुलवाना चाहती है और मुद्दा से भटकाना चाहती है। यानी कि जो मेन मुद्दा है, सेंट्रल से बार बार ईडी का समन आ रहा है, और भी आज भी हेमंत सोरेन पर ये खनन मामले, अवैध खनन मामलों पर एफआईआर दर्ज किया गया 3 सितंबर को, मतलब हमको सूचना मिला है 3 सितंबर को उस पर एफआईआर दर्ज किया गया है ये अवैध खनन के मामले में। तो कई प्रकार से केस हेमंत सोरेन पर चल रहा है, और इनको हेमंत सोरेन सरकार बार बार टाल रही है, मतलब अलग अलग मुद्दा। उमेश जी ये कुल मिला के है कि स्थानीय नीति का जो निर्धारण होता है, सरकार कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं ला पा रही है जो कि तुरंत स्थानीय नीति का लागू हो जाए। क्योंकि क्या है, आज के दौर की जो राजनीति है वो बड़ा हमलावर स्थिति में है। केंद्र की जो मोदी सरकार है वो लगातार हेमंत सोरेन पर निशाना बनाए हुए है, और अपने को बचने के लिए वो स्थानीय 1932 का खतियान का जो मुद्दा है इसको बार बार उछाला जा रहा है, लेकिन इससे राज्य की जनता को कोई अभी फिलहाल लाभ मिलने वाला नहीं है। नहीं। क्या? हाँ, ये कह सकते हैं राज्य की जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि राज्य की जनता को लाभ तभी मिल पाएगा जब एक अब संवैधानिक स्थानीय नीति लाएंगे, जिसका सुप्रीम कोर्ट हो चाहे राज्यपाल हो, हर तरीके से पारित किया, हर जगह पारित होगा और उसको वैध माना जाएगा, वो राज्य की जनता को लाभ हो जाएगा। और ये मामला जो है आज का नहीं है, आपको बता दो पीछे का मैं इतिहास आपको बताता हूँ। ये जब से 15 नवंबर 2000 से जब झारखंड देश का 28वां राज्य बना है, तब से स्थान नीति का ये मामला अब तक से पूरा तरीके से सुलझा हुआ नहीं है। सबसे पहले 22 वर्ष में, सबसे पहले जब था राजभवन में 1932 के खाद्यान्न पर आधारित जो सबसे पहले जो नीति उसमें आया गया था, वो था झारखंड के स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक संस्कृति और अन्य लाभों को दिलाने के लिए विकसित किया गया था। तो झारखंड बनने पर बाबूलाल मरांडी पहले मुख्यमंत्री बने थे, और उस दौर में तेजी से विकास कार्य भी हुआ था। तो विकास कार्य उसमें शुरू, पहले के 1 साल की बात कर रहा हूं मैं, उसमें विकास कार्य इतना तेजी से हुआ था, सड़कों का नए सिरे से निर्माण हो रहा था। और बिहार उस समय ये भी कहा जा रहा था कि न्यूज में, अखबारों में आज भी मैंने पढ़ा देखा कि उसमें ये भी कहा जा रहा था कि बिहार की तुलना में झारखंड में ज्यादा बदलाव दिख रहे थे। लेकिन ये तो शुरुआत में उमेश, ये हम सब ने देखा था, लेकिन उसके बाद फिर बीजेपी के सरकार आए, बाबूलाल मरांडी बीजेपी छोड़ दिया, तमाम राजनीति हुई। लेकिन कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग हो रही है, ये फिर से, चूंकि चुनाव नजदीक है, 2024 का भी चुनाव है, और हेमंत सोरेन पर जो लगातार केस मुकदमा हो रहा है, और उस केस मुकदमा से बचने के लिए या दबाव बनाने के लिए और अपने आप को झारखंड का लाल कहने के लिए, क्योंकि हम 1932 खतियान में ढेर सारे पेच है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, आप जानकारी दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि
इस 1932 के खतियान को लेकर राज्य सरकार विशेष सत्र बुलाने जा रही है। ये एक बड़ी खबर है झारखंड के लोगों के लिए। लेकिन क्या होगा, चूंकि अभी तो नोटिंग बनेगा, नोटिंग आएगा राज्यपाल की ओर से, फिर उनको प्रस्ताव दिया जाएगा, फिर एक लंबा वक्त लगेगा, इसमें काफी वक्त लगेगा। स्थानीय नीति और 1932 खतियान एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। बस मुद्दा उठाया गया क्योंकि में वक्त लगेगा, राज्यपाल की ओर से उसे नोटिस दिया, संदेश भेजा जाएगा, तब फिर उस आधार पे भेजेगी, तब उस सत्र का आयोजन किया, यानी कि इसमें काफी वक्त आप कह सकते हैं। तो सिर्फ इस समय उठाने का सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है। ठीक है उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद त्वरित अपडेट के लिए। इसी तरह से झारखंड की तमाम बड़ी खबरें जो भी हो आपके पास आप बताएं, ताकि हम लोग बता सके कि झारखंड में क्या चल रहा है, सरकार की मंशा क्या है, विपक्षी पार्टियों की मंशा क्या है। यही मकसद है झारखंड लाइव का। धन्यवाद आपका, और आप सभी दर्शकों का भी आभार। क्या है झारखंड की नीति और क्या है 1932 खतियान, इस पर हम और डिबेट करेंगे। नमस्कार।